दिलचस्प द्वीप देश की बात कर रहे हैं, आयरलैंड, जिसे अक्सर लोग एमरल्ड आइल या पन्ना द्वीप भी कहते हैं। हमारे पास आयरलैंड पर एक काफी डिटेल्ड जानकारी है, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसके जरिए हम इस देश के भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सब मुख्य पहलुओं को थोड़ा गहराई से समझें। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। मेरे मन में तो आयरलैंड का नाम आते ही सबसे पहले यही सवाल आता है कि भाई ये एमरल्ड आइल नाम पड़ा कैसे, और दूसरा ब्रिटेन के साथ जो इसका एक बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स सा रिश्ता रहा है, वो कैसे बना, कैसे इवॉल्व हुआ। ये दोनों ही बहुत अहम सवाल हैं। ठीक है, चलिए इसे खोलते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन देखते हैं। मैप पर देखें तो आइलैंड किधर पड़ता है। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप में एक द्वीप है। राजधानी डबलिन है, सबसे बड़ा शहर भी वही है। हाँ, डबलिन और भी शहरें वैसे, जैसे कॉर्क है, गॉलवे, लिमरिक, ये भी काफी जाने माने हैं। नर्म, काफी बारिश वाला, तो घास के मैदान साल भर एकदम हरे रहते हैं। वो भी एक खास किस्म का गहरा हरा रंग, सच में पन्ने जैसा लगता है। अच्छा, देखने लायक होगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ज्योग्राफिकल भी और पॉलिटिकल भी। हाँ, बताइए। जब हम आम तौर पर आयरलैंड कहते हैं तो हमारा मतलब होता है आयरलैंड गणराज्य से, जो एक आजाद देश है। लेकिन उसी द्वीप का जो उत्तरी हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड, वो यूनाइटेड किंगडम मतलब यूके का हिस्सा है। ओह अच्छा, ये कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और इन दोनों के बीच एक जमीनी बॉर्डर है जो मतलब ऐतिहासिक और राजनीतिक तौर पर काफी सेंसिटिव रहा है। बाकी तो पूरा द्वीप अटलांटिक महासागर से घिरा है। तो ये जो बंटवारा है, ये आयरलैंड की आज की कहानी समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये बात तो वाकई ध्यान में रखनी होगी, खासकर आगे जब हम इतिहास और राजनीति की बात करेंगे। अच्छा, अगर भाषा और धर्म की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है? ऑफिशियली 2 भाषाएं हैं, एक तो आयरिश, जिसे गैलिक भी कहते हैं, और दूसरी अंग्रेजी। आयरिश, ये पुरानी भाषा होगी। हाँ, आयरिश वहाँ की मूल भाषा है, पहली आधिकारिक भाषा। ये उनकी पुरानी सेल्टिक विरासत से जुड़ी है। लेकिन क्योंकि सदियों तक ब्रिटिश प्रभाव रहा, तो आज रोजमर्रा की जिंदगी में अंग्रेजी ज्यादा चलती है। पर आयरिश को बचाने की कोशिशें जारी हैं। स्कूलों में पढ़ाते हैं, और कुछ इलाके हैं, गेल्टा हक्ट कहलाते हैं, वहां आज भी लोग मुख्य रूप से आयरिश ही बोलते हैं। और धर्म? पारंपरिक रूप से तो कैथोलिक देश रहा है आयरलैंड। रोमन कैथोलिक धर्म का असर आज भी दिखता है समाज पर, कल्चर पर। हालांकि ये भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में चर्च का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है और समाज थोड़ा ज्यादा सेक्युलर हुआ है। अब आते हैं इतिहास पर। आपने ब्रिटिश प्रभाव का जिक्र किया था। ये कहानी तो काफी लंबी और उतार चढ़ाव भरी रही होगी। हाँ बिल्कुल। आयरलैंड का इतिहास आप कह सकती हैं कि संघर्ष, हार न मानने और अपनी पहचान बनाने की कहानी है। सदियों तक वो किसी न किसी तरह ब्रिटिश कंट्रोल में रहा। फिर 19 और 20वीं सदी में राष्ट्रवाद बहुत बढ़ा। कई विद्रोह हुए, आंदोलन हुए। आसान नहीं था ये सब। इसमें राजनीतिक लड़ाई थी, सिविल वॉर तक हुआ, बहुत कुर्बानियां दी गईं। और आज़ादी कब मिली फिर? देखिए, 1922 में द्वीप की 26 काउंटियों को मिलाकर आयरिश फ्री स्टेट बना। ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंदर एक डोमिनियन था। मतलब पूरी तरह आज़ाद नहीं? हाँ, पूरी तरह नहीं, पूरी आज़ादी की इच्छा बनी रही। और फिर 1949 में आयरलैंड ने खुद को पूरी तरह से रिपब्लिक घोषित कर दिया, कॉमनवेल्थ से भी अलग हो गया। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसा आपने पहले बताया, द्वीप तो बढ़ गया था। एक तरफ ये आज़ाद गणराज्य बन गया और दूसरी तरफ नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का हिस्सा बना रहा। ये कॉन्ट्रास्ट तो आज भी है। बिल्कुल। और इसी वजह से पिछली सदी में नॉर्दर्न आयरलैंड में बहुत उथल-पुथल रही। दशकों तक वहां द ट्रबल्स नाम का हिंसक संघर्ष चला। द ट्रबल्स? हाँ, ये मोटे तौर पर आयरिश नेशनलिस्ट्स जो गणराज्य के साथ मिलना चाहते थे, और यूनियनिस्ट्स जो यूके में ही रहना चाहते थे, उनके बीच था। इसमें थोड़ा धार्मिक रंग भी था। बहुत मुश्किल और खून खराबे वाला दौर था वो। तो ये खत्म कैसे हुआ? इसे खत्म करने में 1998 का गुड फ्राइडे अग्रीमेंट एक टर्निंग पॉइंट था। ऐतिहासिक समझौता था वो। अच्छा, इसमें क्या खास था? इसने नॉर्दर्न आयरलैंड में पावर शेयरिंग का एक नया सिस्टम बनाया, मतलब सत्ता में भागीदारी, ह्यूमन राइट्स की गारंटी दी, और सबसे जरूरी बात, सहमति का सिद्धांत लागू किया। सहमति का सिद्धांत मतलब ये कि नॉर्दर्न आयरलैंड का स्टेटस, कि वो यूके का हिस्सा रहेगा या नहीं, ये वहां के लोगों की मर्जी के बिना नहीं बदला जा सकता।
इस समझौते ने आयरलैंड गणराज्य, नॉर्दर्न आयरलैंड और यूके के बीच रिश्तों का एक नया फ्रेमवर्क भी दिया। शांति लाने में बहुत मदद मिली इससे। आज भी वहां की स्थिरता इसी समझौते पर टिकी है। ये समझना बहुत जरूरी था। तो इस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए आज आयरलैंड गणराज्य का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है? आपने कहा संसदीय गणराज्य। हाँ, पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। एक प्रेसिडेंट होते हैं जो हेड ऑफ स्टेट हैं, पर उनका रोल ज्यादातर सेरेमोनियल या प्रतीकात्मक ही है। अच्छा, मतलब असली पावर किसके पास है? असली एग्जीक्यूटिव पावर सरकार के मुखिया के पास होती है। उन्हें आयरिश भाषा में ट्रिशॉक कहते हैं। ये प्रधानमंत्री के बराबर हैं। ट्रिशॉक? हाँ, ये आयरिश नाम है? हाँ, और संसद को ओराक्टस कहते हैं। ये नाम दिखाते हैं कि वो अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। इस एराक्टस में 2 हाउस हैं। निचला सदन डॉयल एरन, वो मेन लेजिस्लेटिव बॉडी है जहां मेंबर सीधे चुनाव से आते हैं। और ऊपरी सदन? ऊपरी सदन है शाइनेडेरन, यानी सीनेट। इसके मेंबर अलग अलग तरीकों से चुने या नॉमिनेट किए जाते हैं। इसका रोल ज्यादातर सलाह देने या समीक्षा करने का होता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिस्टम दिलचस्प है। इसमें ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर सिस्टम का असर साफ है, जैसे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, कैबिनेट गवर्नमेंट। हाँ, वो असर तो है, लेकिन आयरलैंड ने इसे अपने रिपब्लिकन सेटअप और अपनी नेशनल आइडेंटिटी के हिसाब से ढाला है। प्रेसिडेंट का पद एक तरह से नॉन पॉलिटिकल यूनिटी का सिंबल है, जबकि असली पॉलिटिकल पावर ताइशॉक और उनकी कैबिनेट के पास है, जो डॉयल के प्रति जवाबदेह होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज? वहाँ की जो मुख्य पार्टियां हैं, जैसे फियाना फॉल और फाइन गेल, उनका भी देश के इतिहास में बहुत बड़ा रोल रहा है। हालांकि हाल के सालों में पॉलिटिकल लैंडस्केप में कुछ बदलाव भी आए हैं। चलिए राजनीति से अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं। पिछले कुछ दशकों में यहाँ तो जबरदस्त बदलाव आया है। वो सेल्टिक टाइगर वाली बात अक्सर सुनने में आती है। बिल्कुल, 90s के आखिर में और 2000s की शुरुआत में आयरलैंड ने गजब की इकोनॉमिक ग्रोथ देखी। इसी को सेल्टिक टाइगर कहा गया। हाँ, 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में झटका जरूर लगा था, पर ये फिर से उभर गया है। आज ये यूरोप की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। करेंसी यूरो है, क्योंकि ये यूरोजोन का मेंबर है। और सुना है इस कामयाबी के पीछे उनकी टैक्स पॉलिसी का बड़ा हाथ है। बहुत सी बड़ी इंटरनेशनल कंपनियों को इसने खींचा है। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। आयरलैंड ने जानबूझकर कॉर्पोरेट टैक्स की दरें काफी कम रखी। फिलहाल करीब 12.5% है, जो दुनिया के हिसाब से बहुत कम है। 12.5% वाकई कम है। हाँ, और इसी स्ट्रैटेजी की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, खासकर अमेरिका की बड़ी टेक और फार्मा कंपनियों से। गूगल, एप्पल, फेसबुक यानी मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, फाइजर, ऐसी कितनी मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने यूरोपियन हेडक्वार्टर्स या बड़े ऑपरेशंस आइलैंड में खोल लिए। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी और फार्मा वहाँ के मेन सेक्टर बन गए। हाँ, बिना किसी शक के। आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सोशल मीडिया और फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट, ये आइलैंड के एक्सपोर्ट और रोजगार का बहुत बड़ा हिस्सा है। और इनके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज भी हैं। एग्रीकल्चर, फूड इंडस्ट्री भी जरूरी है, खासकर डेयरी और बीफ। एजुकेशन भी एक सेक्टर है। और हाँ, टूरिज्म तो है ही, वो भी इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन ये जो कम टैक्स वाली पॉलिसी है, इस पर कोई सवाल नहीं उठे या इसके कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं? ये भी जानना जरूरी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये पॉलिसी जितनी कामयाब रही है, उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। अच्छा, कैसे? एक तरफ तो इसने आयरलैंड को ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ा इकोनॉमिक प्लेयर बना दिया, हाई स्किल जॉब्स आईं, देश मॉडर्न बना। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर, खासकर ईयू के अंदर और अमेरिका में, इस पर टैक्स हेवन होने या गलत तरीके से टैक्स कंपटीशन को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे। ये बात तो है। हाँ, और हाल में जब से ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स पर इंटरनेशनल सहमति बनी है, तब से आयरलैंड पर अपनी पॉलिसी बदलने का प्रेशर बढ़ा है। और एक और रिस्क ये भी है कि इकॉनमी थोड़ी ज्यादा ही इन बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों पर डिपेंडेंट हो गई है। ये एक बैलेंस नजरिया है। हाँ। अच्छा, इकोनॉमी से हटकर अगर हम आयरलैंड के टूरिज्म और कल्चर को देखें, तो सैलानियों के लिए क्या खास है एमरल्ड आइल में? अरे, टूरिस्ट के लिए तो आयरलैंड एक खजाना है। नेचुरल ब्यूटी की बात करें तो वेस्ट कोस्ट पर क्लिफ्स ऑफ मोहर है। कमाल का नजारा है। ऊंची चट्टानें सीधे अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। वाह, सुना है मैंने इसके बारे में। हाँ, फिर साउथ वेस्ट में रिंग ऑफ कैरी है। एक बहुत खूबसूरत रास्ता है, पहाड़ों, झीलों, छोटे छोटे गांवों से गुजरता है। गॉलवे शहर का अपना ही माहौल है,
थोड़ा बोहेमियन, रंगीन गलियां, आर्ट सीन बहुत वाइब्रेंट है। और वहीं पास में अरान आइलैंड्स हैं, जहां आपको पुराना आयरिश जीवन और पुराने किले देखने को मिलेंगे। ये तो हुई नेचर की बात, इतिहास में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए। उनके लिए भी बहुत कुछ है। पूरे देश में पुराने सेल्टिक खंडहर मिलेंगे, स्टोन एज की रहस्यमयी कब्रें हैं जैसे न्यू ग्रेंज, मेडिवल मॉनेस्ट्रीज के खंडहर हैं जैसे ग्लेंडलो, और सैकड़ों किले तो हैं ही। डबलिन में भी कुछ खास होगा? डबलिन में गिनेस स्टोर हाउस है। ये सिर्फ बियर के बारे में नहीं है, ये आयरिश ब्रांडिंग और इतिहास का एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। फिर ट्रिनिटी कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी और बुक ऑफ केल्स, वो भी बहुत मशहूर है। वहाँ आयरलैंड की पब कल्चर, उसे कैसे भूल सकते हैं। कहते हैं असली आयरलैंड वहीं मिलता है। बिल्कुल, आयरिश पब सिर्फ पीने की जगह नहीं है, वो एक तरह से कम्युनिटी सेंटर है। लोग मिलते हैं, बात करते हैं और सबसे जरूरी म्यूजिक सुनते हैं। म्यूजिक पब्स में? हाँ, ट्रेडिशनल आयरिश म्यूजिक सेशंस होते हैं, जिन्हें सेशन कहते हैं। ये पब कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लोकल म्यूजिशियंस होते हैं, फिडल, टिन विसल, बोहरहन नाम का एक ड्रम होता है, गिटार, इन पर पारंपरिक धुनें बजाते हैं। माहौल बहुत लाइवली और इनफॉर्मल होता है। ये सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है। म्यूजिक के अलावा और क्या है आयरिश कल्चर में जो दुनिया भर में जाना जाता है? आयरिश डांस, खासकर वो रिवर डांस शो के बाद तो दुनिया भर में फेमस हो गया। हाँ, रिवर डांस। फिर सेंट पैट्रिक डे है 17 मार्च को। ये आयरलैंड के संरक्षक संत का पर्व है, पर अब तो ये ग्लोबल फेस्टिवल बन गया है। डबलिन से लेकर न्यूयॉर्क, सिडनी तक हर जगह परेड निकलती हैं, सब कुछ हरा हरा हो जाता है। हाँ, ये तो देखा है। लिटरेचर में देखिए तो आयरलैंड का योगदान कमाल का है। जेम्स जॉयस, W.B. यीट्स, ऑस्कर वाइल्ड, सैमुअल बेकेट, कितने ही वर्ल्ड फेमस लेखक आयरिश हैं। उनकी किताबों में अक्सर आयरिश पहचान, इतिहास, समाज, ये सब मुद्दे होते हैं। और हाँ, एक और बात जो लोग अक्सर कहते हैं वो है आयरिश लोगों का फ्रेंडली नेचर, मेहमान नवाजी। टूरिज्म की कामयाबी में इसका भी बड़ा हाथ है। कल्चर के बाद जरा एजुकेशन और सोसाइटी पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एजुकेशन के मामले में आयरलैंड की रेप्यूटेशन अच्छी है। कई बढ़िया यूनिवर्सिटीज हैं। डबलिन का ट्रिनिटी कॉलेज सबसे पुराना और फेमस है, 1592 में बना था। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन, UCD और दूसरी यूनिवर्सिटीज भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। और हेल्थ केयर सिस्टम? वो मिक्स्ड है। पब्लिक हेल्थ सर्विस भी है, HSC, और साथ में प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटल्स भी हैं। अच्छा, अब अगर हम मॉडर्न आयरिश सोसाइटी को देखें तो उस पर किन चीजों का असर रहा है? 2 बड़े फैक्टर हैं। पहला तो है बहुत बड़ा आयरिश डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब जो लोग बाहर बस गए। हाँ, ऐतिहासिक वजहों से, खासकर 19वीं सदी में जो बड़ा अकाल पड़ा था, ग्रेट फैमिन, उसके बाद लाखों आयरिश लोग देश छोड़कर चले गए थे बेहतर जिंदगी की तलाश में। खासकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन गए। आज दुनिया भर में करोड़ों लोग हैं जो कहते हैं कि वो आयरिश मूल के हैं। ये डायस्पोरा अपनी जड़ों से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता है और आइलैंड के लिए ये एक जरूरी कल्चरल, इकोनॉमिक और कभी-कभी पॉलिटिकल रिसोर्स भी रहा है। और दूसरा फैक्टर, आपने यूरोपियन यूनियन का जिक्र किया था पहले। हाँ बिल्कुल, 1973 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो बाद में EU बना, में शामिल होना आइलैंड के लिए बहुत बड़ा बदलाव लाया। इसने आइलैंड की इकोनॉमी को ब्रिटेन पर जो उसकी पुरानी निर्भरता थी उससे हटाकर यूरोप के साथ जोड़ने में मदद की। अच्छा। EU फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, सिंगल मार्केट का एक्सेस मिलने से ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, और सामाजिक तौर पर भी इसने आइलैंड को ज्यादा खुला, ज्यादा मल्टीकल्चरल बनाने में रोल निभाया है। और ब्रेक्सिट के बाद तो EU मेंबरशिप का महत्व और भी बढ़ गया है। अब ये UK और यूरोप के बीच एक जरूरी कड़ी बन गया है। तो हमने आइलैंड के हरे भरे नज़ारों से लेकर उसके मुश्किल इतिहास, तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था, वाइब्रेंट कल्चर और आज के समाज तक कई अहम पहलुओं को छुआ। हमने देखा कि कैसे ये देश अपनी पुरानी सेल्टिक विरासत और ब्रिटेन के साथ एक कॉम्प्लेक्स अतीत को संजोए हुए है, और साथ ही खुद को एक इंडिपेंडेंट, मॉडर्न और ग्लोबली कनेक्टेड यूरोपियन देश के तौर पर भी मजबूती से खड़ा किया है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आइलैंड एक तरह से कॉन्ट्रास्ट्स और मिक्सचर्स की एक बड़ी दिलचस्प केस स्टडी है। एक तरफ उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं लोक कथाओं में, म्यूजिक में, भाषा में, नेशनल प्राइड में। दूसरी तरफ ये दुनिया की सबसे ओपन और ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमीज में से एक है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में आगे है और यूरोपियन प्रोजेक्ट का एक पक्का मेंबर है। ये अपनी यूनिक पहचान और परंपराओं को बचाते हुए मॉडर्न दुनिया के साथ चलने की लगातार कोशिश कर रहा है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है
कि भविष्य में आयरलैंड ये बैलेंस कैसे बनाए रखेगा, कैसे वो अपनी खास कल्चरल विरासत को उस ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल के साथ मिलाएगा जिसने उसे इतनी तरक्की दी है, खासकर तब जब वो मॉडल अपने साथ बाहरी असर और दबाव भी लाता है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमारे सुनने वालों के लिए आज का सवाल भी इसी से जुड़ा है। आयरलैंड ने कम कॉर्पोरेट टैक्स के जरिए ग्लोबल टेक कंपनियों को खींचने में जो जबरदस्त कामयाबी हासिल की है और जिसके इकोनॉमिक फायदे साफ दिखते हैं, उस स्ट्रैटेजी के लंबे समय में आयरलैंड के अपने कल्चर और सामाजिक ताने बाने पर क्या असर हो सकते हैं? क्या बाहर की कंपनियों और ग्लोबल वर्कफोर्स का बढ़ता असर धीरे धीरे ट्रेडिशनल आयरिश पहचान को किसी तरह बदल सकता है, या आयरलैंड अपनी कल्चरल जड़ों को मजबूती से बनाए रखने में कामयाब रहेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।